हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 सोशल साइंस सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर 9 अभी हम पढ़ेंगे, समानता के लिए संघर्ष। तो इससे पहले वाले 8 चैप्टर में हमने जो भी कुछ पढ़ा था ये उन सभी को मिला करके उनका कंक्लूजन है, उनके बारे में विचार विमर्श है। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है कि इस पुस्तक में अभी तक हमने कांता, अंसारी दंपत्ति, मेलानी और स्वप्ना जैसे लोगों के बारे में पढ़ा। आप पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको इन सभी की स्टोरी मालूम चलेगी। इन सब की कहानियों में जो एक बात समान है वो है असमानता और असमानता का व्यवहार। और ऐसी सिचुएशन में लोग क्या कर सकते हैं। इतिहास में इस बात के बहुत सारे उदाहरण हैं जहां लोग असमानताओं के विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ खड़े होते हैं, जिन्हें हम आंदोलन कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे या ये समझेंगे कि अभी तक कुछ बड़े बड़े ऐसे आंदोलन हुए हैं जहां पर लोगों को ये फील हुआ है कि उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है। समानता का व्यवहार करने पर बुरा क्यों लगता है? क्योंकि हमारे संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि देश में सभी समान हैं। भारत का जो संविधान है वो हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। और स्टार्टिंग में ही हमने प्रस्तावना पढ़ी थी जिसमें लिखा है कि राज्य और उसके कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म और उनके अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और देश के हर वयस्क नागरिक को चुनाव के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। तो जब एक अमीर और एक गरीब का जो मत है उसका वैल्यू समान है तो फिर उनके साथ भेदभाव क्यों होता है? इसीलिए मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी भी और व्यक्ति के वोट की है। लेकिन ये जो भाव है, ये जो फीलिंग है वो अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं छू पाती है। क्यों? क्योंकि आपने पहले वाले चैप्टर्स में लोगों के एग्जाम्पल पढ़े हैं। जो हॉस्पिटल प्राइवेट हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा फीस है कि गरीब लोग अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, जबकि अमीर लोग बड़े आसानी से करवा लेते हैं। तो उनके बीच में असमानता हो गई। सरकारी अस्पतालों की लापरवाही वाला रवैया, और किसी को धर्म के आधार पर तो किसी को किसी और आधार पर जो असमानता का व्यवहार झेलना पड़ रहा है। या कुछ गरीब हैं जिन्हें, जैसा कि हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कपास की जो फसल होती है लेकिन उस स्वप्ना को बेचनी पड़ती है मजबूरी में। तो ये सब चीज़ क्या है, एक असमानता का भाव पैदा करती है हमारे मन में। और कुछ जगह असमानता होती है लिंग के आधार पर, जैसे पुरुष और महिलाओं में, क्योंकि महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं, छोटे माने जाते हैं। इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का सबसे पहला कारण यह था कि वो किसी खास सामाजिक या फिर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के थे, या तो वो महिलाएं थीं या फिर धर्म, जाति और लिंग के कुछ महत्वपूर्ण कारक थे। असमानता के बारे में आपने समझ लिया कि देश में कैसे कैसे असमानता हो रही है। अभी उसके लिए संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरी दुनिया के तमाम समुदायों, गांव और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों की वजह से सम्मान से पहचाने जाते हैं। और ये वे लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए। और हम इनका सम्मान इसलिए भी करते हैं क्योंकि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया और हमेशा धर्म और समुदाय के ऊपर माना। इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्या के समाधान के लिए बुलाते भी हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे इतिहास में जिन लोगों ने इंसान को इंसान समझा, उसके धर्म, उसकी गरीबी अमीरी, इन सब से ऊपर माना। अक्सर समानता के किसी विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि समानता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं। और भारत में ऐसे अनेक संघर्ष हैं जो कि याद किए जा सकते हैं, जहाँ पर लोग ऐसे मुद्दों पर लड़ने के लिए आगे आए थे जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे। अभी इसी में से एक आंदोलन है, वो है मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ। उसी उदाहरण को आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आखिर क्या है तवा मत्स्य संघ, ऐसा क्या हुआ था वहाँ पर लोगों के साथ कि ऐसा एक संगठन सामने आया और उन्होंने संघर्ष किया। उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी कहानी हैं, जैसे कि बीड़ी मजदूर, मछुआरों, खेतिहर मजदूरों, झुग्गी भाषियों के समूह जिन्होंने अपने न्याय के लिए लड़ाई की थी। तो अभी पढ़ते हैं तवा मत्स्य संघ के बारे में। होता क्या है कि जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है या फिर वहाँ पर बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है,
तो हज़ारों की संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किए जाते हैं। पूरे के पूरे गांव के लोगों को अपनी जो पुरानी ज़मीन है उसको छोड़ करके, अपने घरों को छोड़ करके अपनी नई ज़िंदगी शुरू करनी होती है, या उसके लिए उन्हें मजबूर कर दिया जाता है। और इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी बहुत सारी बस्तियां होती हैं जो अवैध कही जाती हैं, उन्हें हटा दिया जाता है या फिर उन्हें शहर के बाहरी क्षेत्रों में बसाया जाता है। तो इन सब में कहीं ना कहीं पर लोगों का जो काम धंधा है वो प्रभावित होता है, और बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा बहुत दूर हो जाती है, या यूँ कहिए वो गंभीर रूप से वंचित हो जाते हैं। तो लोगों और समुदायों का विस्थापन है वो हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी समस्या है। और ऐसे में अक्सर होता क्या है कि जब लोगों के सर से पानी ऊपर हो जाता है, या यूँ कहिए कि उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है बात, तो फिर वो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए संगठित होकर के खड़े हो जाते हैं। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो कि इन विस्थापितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसी में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मछुआरों की एक सहकारी समितियों का एक संघ है। अगर क्वेश्चन आता है कि तवा मत्स्य संघ क्या है, तो वो मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है, और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले की जो महादेव पहाड़ियों हैं वहाँ से एक नदी निकलती है तवा, जो कि होशंगाबाद में नर्मदा नदी से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। तो तवा नदी पर एक बांध का निर्माण सन 1958 में आरंभ हुआ था और 1978 में पूरा हुआ। तो जब बांध का निर्माण हुआ तो जंगल के एक बहुत ही बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सारी जो खेती की भूमि है वो भी बांध के अंडर आई, और वहाँ से लोगों को विस्थापित किया गया, जिससे जंगल के जो निवासी हैं वो अपना सब कुछ खो बैठे थे। इनमें से कुछ विस्थापितों ने जब बांध बन गया था तो उसके आसपास रह कर के ही वहाँ पर ही रहने लगे, और थोड़ी बहुत खेती के अलावा उसी बांध में मछली पकड़ने का व्यवसाय भी आरंभ कर दिया, जिससे वो थोड़ा बहुत कमा लेते थे। और सन 1994 में सरकार ने क्या किया कि उस बांध में जो मछली पकड़ने का जो काम है वो वहाँ करके निजी ठेकेदारों को दे दिया। इससे क्या हो गया, अब जो निजी ठेकेदार हैं वो इन लोगों को वो काम नहीं करने देते थे, अपने गुंडे भेजते थे और उनको धमकाते थे कि ये काम आप लोग नहीं करेंगे। जब बात इतनी बढ़ गई कि लोगों को खाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए कोई और उपाय नहीं दिखा और वो मजबूर हो गए, तब उन लोगों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए या अधिकारों की रक्षा को लड़ने के लिए संगठन बना करके उनके सामने खड़े होने का प्रयास किया, और इस तरह से तवा मत्स्य संघ नाम का संगठन सामने आया। अभी यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं एक पिक्चर में कि जैसे कि टिहरी, जब नदी पर एक बांध बनाते हैं तो वहाँ पर जब बहुत सारी एरिया पूरी पूरी डूबती है, तो ऐसा ही एक काम हुआ था उत्तराखंड में जब टिहरी बांध बना था। इस फोटो में आप देखेंगे तो टिहरी बांध बनाने के समय बहुत बड़ा इलाका डूब गया था, और इस बांध की वजह से पुराना पूरा टिहरी शहर और 100 गाँव, जो कि कुछ पूरी तरीके से और कुछ आंशिक रूप से पानी के नीचे समा गए थे। लगभग 1 लाख लोगों को विस्थापित किया गया था। तो जो नवगठित तवा मत्स्य संघ है, TMS शॉर्टकट में तवा मत्स्य संघ, इन्होंने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए जो बांध है वहाँ पर मछलियाँ पकड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही दिया जाए जो कि वहाँ से विस्थापित हुए हैं। और यह मांग करते हुए उन्होंने चक्का जाम शुरू कर दिया गया। उनके प्रतिरोध को देख करके सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की, और समिति ने गाँव वालों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का जो अधिकार है वो देने की सिफारिश की। और सन 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय में मछली पकड़ने का अधिकार वहाँ के विस्थापितों को ही दिया जाएगा। और 2 महीने के बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा यानी कि लीज देना स्वीकार कर लिया। और इस तरीके से 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गाँव के लोगों के लिए एक नया साल सही मायने में शुरू हुआ 2 जनवरी को। अभी बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। जो तवा मत्स्य संघ है उन्होंने संघर्ष किया और जो एरिया है वहाँ पर मछली पकड़ने का अधिकार दिया, लेकिन उन्हें पता था कि यहाँ से बात समाप्त नहीं होगी, लोगों की जीविका को बढ़ाना है। तो उसके बाद TMS ने क्या किया, TMS ने एक साथ जुड़ करके मछुआरों को भी अपने साथ लिया और उनकी जो इनकम है उसमें मुनाफा किया, उसको इम्प्रूव किया। कैसे किया, ये इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई, और जो मछलियाँ पकड़ी जाती थी उनको आगे यानी कि मार्केट में उन्हें कैसे बेचना है, उनकी जो कीमत है वो मछुआरों को डायरेक्ट दी जाती थी। और ये जो समिति थी
उसकी प्रक्रिया आगे भी जो प्रक्रिया होती थी उसमें भी शामिल रहती थी। पूरा का पूरा माल बाज़ार तक पहुंचाना, वहां पर उचित मूल्य प्राप्त करना, ये सब काम भी समिति ने किए। और अब ये जो मछुआरे थे वो पहले की तुलना में 3 गुना ज़्यादा कमाने भी लगे। इसके बाद क्या किया टीएमएस ने, इस संघ ने जाल खरीदने और रख रखाव की ज़रूरत के लिए मछुआरों को लोन देने की व्यवस्था भी शुरू कर दी। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की कि जलाशय में, यानी कि जो बांध है वहाँ पर मछलियों को ठीक ढंग से पलने और बढ़ने की स्थितियाँ मिलें। और टीएमएस ने सभी के सामने यह बात सिद्ध कर दी इस पूरे के पूरे काम के द्वारा कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंधन यानी कि अच्छा मैनेजमेंट का भी गुण रखते हैं, और वो उन्होंने परिचय दिया। कुछ लोग हैं जो कि असमानता के विरुद्ध आंदोलनों में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो कुछ और लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज़ या फिर अन्य कलाओं जैसे कि नृत्य, संगीत आदि का प्रयोग किस लिए करते हैं कि जो आम जन है उनका ध्यान आकर्षित हो कि लोगों के साथ कितनी असमानता हो रही है। अभी हम बात करें, हमारा जो एक जीता जागता दस्तावेज है वो है भारत का संविधान। तो न्याय के लिए किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वो क्या है, समानता का भाव। और आप यह जानते ही हैं कि भारत का जो संविधान है वो हम सभी को समान मानता है। देश में समानता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समानता और न्याय की बात करते हैं। तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान के प्रावधान ही हैं। अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता है। और लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। सन 2001 में लखनऊ में 1500 से ज़्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए एक जन सुनवाई में इकट्ठे हुए थे। इसमें प्रतिष्ठित महिलाओं की एक ज्यूरी बनाई गई और उन्होंने न्यायाधीशों की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 15 से ज़्यादा प्रकरणों की सुनवाई भी की। लोगों की इस ज्यूरी ने इस सच्चाई को उभारने में मदद की कि कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ न्याय की मांग करने वाली महिलाओं को कितना कम सहयोग मिल पाता है। तो ऐसा भी एक वाकया हो चुका है, अभी आपको मालूम चला है। लोकतंत्र के लिए समानता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। अब ये पूरे की पूरी बात का सारांश है कि व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपने परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। कहने का मतलब है कि आपकी जो इज्जत है वो तभी तक बनी रह सकती है कि आपकी जो फैमिली है उसे आप अच्छे से खिला पिला सकें, बच्चों को पढ़ा सकें, उनकी हर ज़रूरत को काफ़ी हद तक पूरा कर सकें और आपके या उनके साथ कोई भी भेदभाव ना हो। तभी तक आपका स्वाभिमान बना हुआ है, आपकी गरिमा बनी हुई है। और यही सब हमारा संविधान है जो कि इंश्योर करता है कि हाँ, हमारे संविधान के अनुसार सभी लोग समान हैं, सभी लोग एक साथ रह सकते हैं, सभी की इज्जत होनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी क्लास 7 का जो सामाजिक एवं राजनीतिक जो आपने चैप्टरों को पढ़ा, सोशल साइंस को पढ़ा, आपको सभी चैप्टर कैसे लगे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट होता है मैं ज़रूर बताऊंगा। इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, विज्ञान, आप वो सभी पढ़ सकते हैं मेरे चैनल पर। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।